हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इम्तियाज़ अली और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ की सेकेंड चैप्टर पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने 10th मैथ का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आप ही लोगों के डिमांड पे ये 5वां चैप्टर जो कि समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका जो बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि उसको हम लोग समझ लेंगे तो चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये चैप्टर 5 का नाम है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इस समांतर श्रेणी समझने से पहले हम लोग थोड़ा ये सीक्वेंस यानी अनुक्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं इसको समझेंगे कि आखिर ये अनुक्रम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग श्रेणी को समझेंगे। ये दो चीज़ है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक श्रेणी होता है, एक श्रेणी होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रेणी और श्रेणी सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक श्रेणी होता है और दूसरा श्रेणी है। ये दोनों में फ़र्क है। ये दोनों जो है आपको अलग अलग है। ये और ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, समझ जाइए। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज पहले हम लोग आते हैं अनुक्रम पे कि आखिर ये अनुक्रम क्या होता है। देखिए, अनुक्रम अगर हम लोग देखते हैं तो अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का वैसा समूह या संख्याओं की वैसी सूची जिसमें संख्याओं को किसी खास नियम के तहत लिखा जाता है, खास नियम के आधार पर लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम बोलते हैं। यानी अनुक्रम का मतलब है इसमें संख्याओं को सजाया जाता है। एक संख्याओं का सूची होता है, समूह होता है, और वह सूची या समूह किस आधार पर होता है तो एक खास पैटर्न को फॉलो करता है। वो एक खास नियम के आधार पर उसको लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ देखिए 1 है, 5 है, 9 है, ठीक है, 13 है, 17 है, यानी 1 है शुरू में, ये 5 हो गया। देखिए कितने का डिफरेंस है। ये आप देखिएगा सब में 4-4 का डिफरेंस है। यहाँ से +4 हो रहा है, फिर यहाँ भी +4 हो रहा है, फिर यहाँ भी +4 हो रहा है, फिर यहाँ भी +4 हो रहा है। यानी आप देखते जाइए कि ठीक है सेकंड जो पद हो रहा है, फिर उसका अगला पद जो हो रहा है, यानी फर्स्ट वाले पद में 4 जोड़ने पे उसका अगला पद जो है, अगली संख्या जो वह प्राप्त हो रहा है। उसी तरह यह देखिएगा 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4, ये 2 गुना बढ़ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये 2 गुना बढ़ रहा है। उसी तरह इसको देखिएगा, 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 80 है, 2 से भाग कीजिएगा 40, 2 से भाग कीजिएगा 20, 2 से भाग कीजिएगा 10, 2 से भाग कीजिएगा 5। उस तरह ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह का जो समूह होता है या सूची होता है उसको हम लोग अनुक्रम बोलते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। ये नहीं कि इसको 3 ही नियम है, इसको लिखने का 3 ही आधार है, 4 ही आधार नहीं। इसमें संख्याओं को किसी भी पैटर्न के अनुसार लिखा जा सकता है। बट होता क्या है कि जितनी संख्याएं जो लिखी होंगी वो किसी खास पैटर्न को फॉलो करता है। इस तरह क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आता है, कंपटीशन में रीजनिंग में आता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं को किसी खास नियम के आधार पर लिखना, और इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इसमें 2-3 ही नियम नहीं है कि उसी के आधार पे आप लिख पाइएगा, बल्कि इसमें संख्याओं को किसी भी आधार पर लिख सकते हैं। बट उस संख्याओं के बीच जो है एक रिलेशन होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, किसी खास पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि अनुक्रम का मतलब आप लोग समझ गए कि इसमें संख्याओं को किसी खास नियम के आधार पर लिखना, और इसका जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है। व्यापक कहने का मतलब इसमें संख्याओं को ये नहीं है कि 3 ही नियम के आधार पर, 2 ही नियम के आधार पर लिख सकते हैं। हम लोग इसमें संख्याओं को किसी भी नियम के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देखिए यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए कि 2 गुना हो रहा है, यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ देखिए फिर 2 से भाग है, किसी में देखिएगा क्यूब के आधार पर आगे बढ़ेगा, तो किसी में देखिएगा कि माइनस के आधार पर आगे बढ़ेगा। मतलब इसमें संख्याओं को किसी भी पैटर्न पर लिखा जा सकता है। ठीक है, इससे हम लोग नीचे आएंगे तो ये है आपको श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है।
प्रोग्रेशन और श्रेणी दोनों लगभग सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें भी क्या होता है, श्रेणी में भी क्या होता है कि इसमें संख्याओं को किसी खास पैटर्न बोलिए या किसी खास नियम बोल सकते हैं, खास पैटर्न बोलिए या खास नियम बोलिए, उसके आधार पर लिखा जाता है। लेकिन श्रेणी का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, श्रेणी का जो क्षेत्र है वह आपको सीमित है। इसमें भी संख्या को किसी खास नियम के आधार पर या खास पैटर्न के आधार पर ही लिखा जाता है, लेकिन आपको श्रेणी का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। इसमें संख्याओं को बहुत सारे प्रकार से नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें संख्या को लिखने का मात्र 3 तरीका है, जो कि 3 तरीका का नाम क्या है। पहला आपको समांतर श्रेणी, जो कि आपको 10th में पढ़ना है, यही चैप्टर का नाम है। और 2 और है, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और तीसरा हरात्मक श्रेणी जिसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये 3 तरीका है जिसके आधार पर हम लोग, ठीक है, मतलब जिस आपको श्रेणी का जो है ये 3 टाइप होता है। आपको एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, जिसमें एपी हम लोग को 10th में पढ़ना है और जीपी और एचपी जो है यह 11th में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें जीपी आपको 11th में, ये जो एचपी था ये पुराने वाले बुक में पढ़ना होता था। अब जो इंटर में भी जो नया बुक लाया उसमें केवल जीपी दिया है, एचपी नहीं दिया है, ठीक है। अब हम लोग का जो टॉपिक है श्रेणी है, समांतर श्रेणी, जो कि हम लोग के चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, क्योंकि यही से हम लोग का 10th स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर का नाम भी यही है। और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो ही जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि संख्याओं की वैसी सूची जिसके किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर जो होता है समान होता है। संख्याओं की वैसी सूची जिसमें किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर क्या हो, ये समान हो। 2 लगातार पदों का अंतर क्या हो, समान हो। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर, वैसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर ठीक उसके अगले वाली संख्या जो है वो प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि संख्याओं की वैसी सूची जिसके किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर समान हो। या आप ऐसे बोलिए कि संख्याओं को वैसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर उसके अगले वाले संख्या या अगले वाले पद प्राप्त हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दे रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20, ये बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 1, फिर 11, 21, 31, ये बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखिए 50, 40, 30, 20, 50 ऐसे लिखिए, 20, 15, 10, 5, 0, -5, ठीक है। यहाँ आप लिखिए 3, फिर 3, 3, 3, 3, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं तो देखिए यहाँ 4 है, ये 8 है, देखिए तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर। फिर 8 से 12, यहाँ भी देखिए कितने का अंतर है, यहाँ यानी 4 में +4 जोड़ने से ये आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ भी +4 जोड़िएगा तो आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी +4 जोड़िएगा तो आगे बढ़ रहा है। यानी कोई भी 2 को पद ले लीजिए, 4, 8 लीजिए, 8, 12 लीजिए, 12, 16 लीजिए, 16, 20 लीजिए, इसमें किन्हीं 2 लगातार पदों का जो अंतर है वह क्या है, समान है, नियत है, ठीक है। 4, 4 का डिफरेंस है। यहाँ देखिएगा आपको 10, 10 का डिफरेंस होगा, 1 से 10 जोड़िएगा 11, 11 से 10 जोड़िएगा 21, 21 से 10 जोड़िएगा 31। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको 10, 10 का डिफरेंस है, ये +10 ज़्यादा है। यहाँ आप देखिएगा 20 से 5 घटाइएगा, ये -5 जो है आपको बढ़ रहा है, यहाँ -5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी -5 बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखिएगा इस सब में डिफरेंस जो है ये सेम है, इसमें 0 का डिफरेंस है, 3 से 3 घटाइएगा 0, फिर यहाँ 3 से 3 घटाइएगा 0, ठीक है, यहाँ 3 से 3 घटाइएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है कि एपी हम लोग किसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो एपी किसको बोलेंगे, जिसके 2 लगातार पदों का अंतर क्या होगा, नियत होगा या समान होगा। या आप ऐसे बोलिए, एपी कहने का मतलब है कि अगर वैसी, ठीक है, संख्याओं की वैसी सूची
या वह संख्याओं का वैसा समूह जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर ठीक उसके अगले वाले संख्या बोलिए या पद बोलिए वो प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपी बोलते हैं, यानी समांतर श्रेणी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी देख लिए कि यहाँ 4-4 के डिफरेंस से बढ़ रहा था, यहाँ आपको 10-10 के डिफरेंस से बढ़ रहा था, यहाँ आपको -5 के डिफरेंस से बढ़ रहा था, यानी किसी भी दो लगातार पदों का अंतर 10-5 देखिए, 5-0 देखिए, 0-5 देखिए, 20-15 देखिए, सब में -5 का डिफरेंस था। यहाँ देखिए आप 0 का डिफरेंस है, यहाँ आप देख लीजिए ये 0 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ टर्म है इसके अंतर्गत, जैसे अभी हम बोलें कि जिसके किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर क्या हो, समान हो। दो लगातार पदों का अंतर वहाँ आप समान हो ये बोल सकते हैं या नियत हो बोल सकते हैं। तो यही दो लगातार पदों का जो अंतर है, इसी अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टर्म है एक सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। इसका शॉर्ट फॉर्म है CD। ठीक है, यानी दो लगातार पदों का अंतर, इसको हम लोग D से सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग छोटा d से। ठीक है, यानी सार्व अंतर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एपी के दो लगातार पदों का जो अंतर होता है, जो कि नियत रहता है या समान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब एपी के जो भी टर्म है, जो भी पद है, जो भी संख्या है, उसी का जो डिफरेंस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सार्व अंतर बोलेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखें कितने का अंतर था, यहाँ 4 का, यहाँ 10 का, यहाँ -5 का, यहाँ 0 का। तो इससे आपको 3 बात निकल कर सामने आया कि D का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए D का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप D का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ D का मान देखिए क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से भी, तो यहाँ देखिए 4 आया, यहाँ हम लोग देखते हैं 10 आया, ये -5 आया, ये 0 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में और यह 0। तो इससे आपको पता चला कि D का जो मान है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। D का मान तीनों हो सकता है। ठीक है, D का मान आपको धनात्मक, प्लस भी पॉजिटिव यानी प्लस, फिर निगेटिव और ये 0, यानी तीनों हो सकता है D का मान। D का मान आपको +-0 तीनों हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है कि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता है, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता है। ए में ऑप्शन दे देगा धनात्मक, बी में दे देगा ऋणात्मक, सी में दे देगा 0 और डी में दे देगा इनमें से सभी। तो आप इस आधार पे बना सकते हैं कि हम लोग देखें कि डी का मान क्या होता है, तीनों होता है। डी का मान आपको धनात्मक भी होता है, डी का मान आपको ऋणात्मक भी होता है और डी का मान आपको 0 भी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, एक श्रेणी दे देगा। ठीक है, एक आपको एपी दे देगा, जैसे यहां दे दिया बोल देगा कि इसमें डी बताइए, इसमें डी क्या है। ठीक है, तो डी निकाला कैसे जाता है, डी निकालने का मतलब है हम लोग क्या करते हैं, डी बराबर हम लोग सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते हैं। तो थोड़ा सा पहले यहाँ देखिए पद का चर्चा आ जा रहा है, पद के बारे में हम बोल रहे हैं, तो उससे ठीक है, ये डी का मान बताने से पहले हम लोग बेहतर है कि हम लोग क्या करें, पद के बारे में थोड़ा समझ लें कि आखिर ये पद क्या होता है। देखिए पद किसको बोलते हैं, तो जो एपी, ठीक है, एपी में जो संख्याओं की सूची होती है, एपी में जो संख्याओं की सूची होती है, उसी सूची को हम लोग पद बोलते हैं। यानी एपी में जो भी संख्याएं लिखी गई है, एपी का जो प्रत्येक सदस्य है, उस प्रत्येक सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे। यानी एपी का प्रत्येक सदस्य, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, तो ये 6, 12, 18, 24 इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
टर्म बोलेंगे, पद बोलेंगे। याद रखना है इस पद को या तो आप A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, ये लास्ट वाला पद जो होता है जिसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं, या T1, T2, T3, T4 डैश 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 TN से सूचित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो A1, A2, A3, A4, लास्ट वाला जो पद होता है इस पे भी हम लोग को चर्चा करना है। AN या T1, T2, T3, T4 डैश डैश डैश, ये जो अंतिम पद होता है TN, ठीक है, से सूचित करते हैं। पद का मतलब आप समझ जाइए कि एपी का जो प्रत्येक सदस्य होता है, एपी का प्रत्येक सदस्य है उसी को हम लोग पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग A1, A2, A3, A4 या T1, T2, T3, T4 से हम लोग सूचित करते हैं। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, आपको यहाँ जो भी संख्याएं आप देख रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 1, 11, 21, 31, ये सब क्या है, पद है। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमेशा यानी बाद वाले पद से प्रथम वाले पद को घटाया जाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें D निकालना, तो आप लिख सकते हैं D बराबर होता है A2 माइनस A1, या आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 से 6 घटाइएगा तो -4 आ जाएगा, तो ये आपका D का मान हो जाएगा। ठीक है, तो D का एक जनरल फार्मूला आपको क्या मिला, D का आपको एक जनरल फार्मूला मिला AK+1 माइनस AK। D बराबर आप क्या लिखिएगा, AK+1 माइनस AK, यानी K का मान यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे K का मान अगर हम 2 लिख रहे हैं, K बराबर देखिए यहाँ 2 लेने पर तो D बराबर क्या हो जाएगा, K के लिए 2 रखिएगा तो क्या मिलेगा, A2+1 माइनस A2, यानी A3 माइनस A2। यानी हमेशा बाद वाले पद से प्रथम वाले पद को, यानी बाद वाले 2 लगातार पद है, तो अगले पद से पिछले पद को अगर आप घटाइएगा तो D का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2-3 चीज़ समझ लिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि सार्वंतर। देखिए सार्वंतर पे ये आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसे बोर्ड एग्जाम में, आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका सार्वंतर क्या है। तो बस करना क्या है, सार्वंतर का मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटा लीजिए या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा लीजिए। यानी कोई भी क्या कीजिए आप 2 लगातार पद, यहाँ जो दिया गया है मान लेते हैं, यहाँ हम अगर लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 15, फिर लिख रहे हैं आपको मान लेते हैं 15, 27 है, 39 है, 51 है, 63 है, ऐसे दे दिया। अब बोला कि इसमें सार्वंतर क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, कहीं से 2 पद ले लीजिए। आप ये शुरू वाला भी 2 पद ले सकते हैं, ये बीच वाला भी 2 पद ले सकते हैं, या लास्ट वाला भी 2 पद ले सकते हैं। कहीं से भी 2 पद ले लीजिए और बाद वाले में से पहले वाले को घटा लीजिए, तो वो आपका D का मान दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज 3-4 चीज़ यहाँ अभी समझे। सबसे पहले हम लोग समझे कि अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम हम लोग समझ गए। उसके बाद प्रोग्रेशन, जिसको श्रेणी बोलते हैं, वो हम लोग समझे। उसके बाद इस श्रेणी 3 तरह का होता है, हम लोग AP, GP, HP यह समझे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि GP और HP 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम आपको जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो लास्ट में इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे, क्योंकि GP से आपको 2018 या 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिया था निम्नलिखित में, ये GP का सार अनुपात पूछा था, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा है समांतर श्रेणी क्या होता है, जो कि ये चैप्टर का नाम है, यही हम लोग को पढ़ना भी है। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग देखें। उसके बाद हम लोगों ने देखा समांतर श्रेणी से जो रिलेटेड था सार्व अंतर, यह हम लोग देखें। फिर पद क्या होता है यह भी हम लोग देखें। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 1-2-3 चीज़ है, जैसे हम लोग को एक पढ़ना है
अब अगर हम लोग देखें एपी के प्रकार, देखिए तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है आपको परिमित एपी, जिसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं। देखिए फाइनाइट एपी बोलने का मतलब क्या है कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, या आप ऐसे बोलिए कि वैसा एपी जिसमें अंतिम पद दिया गया होता है। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, या वैसा एपी जिसमें अंतिम पद दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। परिमित एपी मतलब पदों की संख्या निश्चित होती है, या इसको आप बोल सकते हैं कि जिसमें अंतिम पद उपस्थित हो। ठीक है, यानी वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, या जिसमें अंतिम पद दिया गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं यहाँ 5, अगर 10, 15, 20, 25, 30, बस यहाँ देख लीजिएगा कि अंतिम पद दिया होगा। वो जो हम डैश डैश करके ऐसे आगे बढ़ रहे थे ना, ऐसे इस तरह से नहीं होना चाहिए ये। बस देख लीजिएगा कि अंतिम पद आपको यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, अंतिम पद अगर दिखा होगा तो समझ जाइएगा कि ये परिमित एपी है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं 6 है, 14 है, ये 22 है, 30 है, 38 है, फिर आप 46 है, 54 है। यहाँ भी देखिए ये अंतिम पद दिया गया, यानी पदों की संख्या क्या है, इसमें निश्चित है। अगर कोई पूछे कि कौन सा पद है, तो 3 2, ठीक है, यहाँ 6 पद है, इसमें कितना पद है, तो यहाँ 7 पद है, यानी पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। यानी कहने का मतलब है ये जो अंतिम पद क्या है, यह दिया हुआ है कि अंतिम पद यहाँ 30 है, अंतिम पद यहाँ 54 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे। परिमित एपी कहने का मतलब पदों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। अगर पदों की संख्या निश्चित होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है आपको अपरिमित एपी। इनफाइनाइट एपी इसको बोलेंगे हम लोग। देखिए अपरिमित एपी किसको बोलेंगे, इसमें पदों की संख्या क्या होगा, अनिश्चित होगा। पदों की संख्या अनिश्चित होगा, या अंतिम पद उपस्थित नहीं होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, या आप ऐसे बोलिए कि वैसा एपी जिसमें अंतिम पद नहीं दिया गया हो, उसी को हम लोग बोलेंगे अपरिमित एपी बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहाँ लिखा है देखिए, जहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कॉमा देके यहाँ 10, 17, 24, 31, 38 कॉमा देके डैश डैश दे रहा है, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
अगर कोई पूछता है कि बताइए इसमें कितने पद हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी या अपरिमित एपी, यानी वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, यानी अंतिम पद क्या हो, नहीं दिया गया हो, उसी को हम लोग अपरिमित एपी बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, परिमित एपी मतलब अंतिम पद दिया गया हो, अपरिमित एपी अंतिम पद नहीं दिया गया हो। पहचानने का सबसे इजी तरीका, अगर डैश डैश दे रहा है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, परिमित अपरिमित एपी है। अगर डैश डैश ठीक है दे रहा तो आपको अपरिमित है, डैश डैश नहीं दे रहा है तो, अगर डैश डैश नहीं दे रहा है तो आपको परिमित हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि डैश डैश अगर दिया है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये आपको अपरिमित एपी है, देखिए यह अपरिमित एपी, यह भी अपरिमित एपी। अब यहाँ एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 5, 13, 21, 29, 37, ठीक है। और यहाँ लास्ट में दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ डैश डैश तो दिया है, लेकिन यहाँ क्या है, अंतिम पद आपको दिख रहा है। तो यहाँ डैश डैश देख के यह मत समझ जाइएगा कि ये आपको अपरिमित है, नहीं, आपको देखना है कि अंतिम पद दिया गया है या नहीं दिया है। अगर अंतिम पद देखिएगा, अंतिम पद अगर दिया है तो समझिएगा परिमित है, अंतिम पद अगर नहीं दिया है तब समझिएगा वो अपरिमित हो जाएगा। जैसे यहाँ अंतिम पद आपको दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि कौन सा एपी है, ये आपको परिमित एपी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एपी का व्यापक रूप। देखिए दो चीज़ है, काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। एक व्यापक रूप होता है, एक व्यापक पद होता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापक रूप होता है, एक होता है आपको व्यापक रूप जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, और एक होता है आपको व्यापक पद। ध्यान देंगे ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। ये व्यापक रूप और व्यापक पद जो है सेम नहीं है। बच्चे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि व्यापक रूप और व्यापक पद ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। व्यापक रूप अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और व्यापक पद जो होता है उसको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में डिफरेंस हम लोग को समझना है इस चीज़ को। ठीक है, देखिए व्यापक रूप क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक समझा एपी के जो पद होते हैं, जैसे आपको पद जो होता है हम लोगों ने देखा, सार्वंतर देखे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग समझते हैं, काफ़ी इजी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, ये 10 लेते हैं, फिर आपको 16 लेते हैं, फिर आपको 22, 28, 34, चलिए ये ले रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पूछा जाएगा कि प्रथम पद और सार्वंतर पूछेगा। ठीक है, अगर पूछे कि प्रथम पद क्या और सार्वंतर क्या है, तो देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद, यानी प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद जो होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा आपको, तो डी का मतलब क्या है, ये आपको देखिए A1 है, इसको A1 या A बोलिए, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है। तो D बराबर क्या कीजिएगा आप, बाद वाले पद से फर्स्ट वाले पद को घटा दीजिए, यानी A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है, 16 माइनस 10 घटा लीजिए, 6 आ जाएगा, यानी D का वैल्यू क्या आया, 6 आया। अब आपको आराम से समझना है, ये 10 है। ठीक है, 10 को चलिए यहाँ आप देखिए थोड़ा, ये 10 था,
10 बराबर आप ए लिख सकते हैं। 10 किसका मान है? ए का मान है ना। उसके बाद 16 है। 16 बराबर देखिए तो 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? आपको लिखना है किस में? देखिए आपको लिखना है ये जो 10 है और 6 है, इसी दो संख्या को बेस मान के लिखना है, यानी इसी के फॉर्म में लिखना है आपको, इसी के अनुसार लिखना है आपको। तो इस 16 को आप कैसे लिखिएगा? 10 + 6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो ये 10 किसका वैल्यू है? ए का, और 6 किसका वैल्यू है? डी का। फिर देखिए 16 के बाद देखिए यहाँ क्या 22 है। फिर आप लिखिएगा 10 + 2 × 6। हम आपको बोले हैं कि क्या कीजिएगा? 10 और 6 को आधार मान कर ही लिखना है, यानी ऐसा नहीं लिखना है कि 10 की जगह पे कोई दूसरी संख्या नहीं लिखना है और 6 की जगह पर भी दूसरी संख्या कोई नहीं लिखना है। आपको 10 लिखना ही है, 6 लिखना ही है। तो देखिए यहाँ 22 का मतलब क्या है? हम लोग 10 में क्या करेंगे? 6 से 2 में गुना करके अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22 आएगा कि नहीं आएगा? और 22 का मतलब आप लिख सकते हैं ये 10 जो है ए का वैल्यू है प्लस ये 2 लिख दीजिए, और 6 किसका वैल्यू है? डी का। उसी तरह अगर आप यहाँ देख रहे हैं 28, फिर यहाँ 10 + 3 × 6। 10 जो है आपको ए का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू क्या है आपको? 6 है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं 34, 10 + 4 × 6। तो ए प्लस यहाँ देखिए 4 का 4 लिख दीजिए, और 6 किसका वैल्यू है? डी का वैल्यू है। उसी तरह आप 40 लिखिएगा तो 10 + यहाँ 5 × 6, यानी a + 5d। देखिए तो एक यहाँ जो फॉर्म मिला आपको a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, इसी को हम लोग बोलते हैं AP का व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AP का व्यापक रूप। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर देखिए 10 ये कौन था? पहला पद था, A1 था हम लोगों का। ये 16 A2 था, 22 A3 था, और 28 A4 था, 34 A5 था, और 40 A6 था, छठा पद था। यहाँ देखिए A1 नहीं है तो इसमें देखिए तो 10 में, ठीक है, हम लोग इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 0 × D। ठीक है, 10 को हम लोग 0 × D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में D से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 में 10 A जोड़िएगा आप तो क्या होगा? A आ जाएगा, और A का वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग जो पद निकाल रहे हैं उससे एक कम D ले रहे हैं। जो पद हम लोग निकाल रहे हैं उससे एक कम D ले रहे हैं। जैसे A1 हम लोग निकाल रहे हैं, एकदम आराम से समझना आपको। A1 निकाल रहे हैं हम लोग, तो A1 निकाल रहे हैं तो कितना D लिख रहा है? 0D, क्योंकि 1 से एक कम क्या होता है? 0 होता है, तो 0D लिख दे रहा है। अगर A2 हम लोग निकाल रहे हैं, A2 तो कितना D ले रहा है? 2 से एक कम, यानी 1D ले रहे हैं, A + 1D। अगर A3 निकाल रहे हैं तब कौन D ले रहे हैं हम लोग? 2D ले रहे हैं, 3 से एक कम। A4 निकाल रहे हैं तो एक कम ले रहा है, 3D। A5 निकाल रहे हैं तो 5 से एक कम, यानी 4D। A6 निकाल रहे हैं तो 6 से कम, एक 5D। यानी जो पद आप निकालिएगा उससे एक कम D लिखना है। जैसे आपको अगर A10 निकालना है तो A10 का मतलब क्या लिखिएगा? A + कितना D? तो 9D। बस समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए A50 का मान, मतलब A50 को आप कैसे लिखिएगा? तो इसका मतलब है A + 49D। यानी जो पद आप ठीक है लीजिएगा उससे एक कम D आपको लेना है। इसी को हम लोग व्यापक रूप बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं। कोई आपसे पूछेगा बताइए AP का जनरल फॉर्म क्या है, तो आप बताइएगा A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। उसी तरह बढ़ता जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसी को हम लोग AP का जनरल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, ये A है, ये A + D है, ये A + 2D है, ये A + 3D है, ये A + 4D है। इस तरह ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए AP का जनरल फॉर्म बताइए, तो आप बताइएगा A + D, A + 2D, A + 3D, इस तरह बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब भी अगर कोई आपसे पूछेगा कि AP का व्यापक रूप क्या है, तो आप बता दीजिएगा A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। इसी को हम लोग AP का व्यापक रूप बोलेंगे। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आप ये अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि AP का व्यापक रूप क्या है, AP कितने प्रकार के होते हैं। इन सब टॉपिक पे आपकी एक अच्छी पकड़ हो गई है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग व्यापक रूप पे चर्चा कर लिए हैं। अब जो व्यापक पद है,
ठीक है। और फिर जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगा, फिर आपको एक और टॉपिक है कि एपी की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसका आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। देखिए, जब तक कोई भी चैप्टर आपको टफ तभी लगता है जब उसका बेसिक पॉइंट जो होता है वो आप नहीं जान पाते हैं, इसीलिए मैथ जो है आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर मान लेते हैं जो भी इसका बेसिक पॉइंट है, अगर इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये एक्सरसाइज जो होगा, ये चैप्टर जो होगा आपके लिए एकदम खिलौना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है इसको आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग के शेयर की हम लोग काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हम लोग कमेंट कीजिए। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन भी दिए थे आपको, बहुपद के लास्ट वाले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए थे, उसमें कुछ लोगों ने बनाकर भेजा और बहुत सारे फ्रेंड्स जो नहीं बनाए हैं। तो एक बार उसको भी आप लोग बनाइए, जो भी प्रॉब्लम फंस रहा है उसमें पूछिए, ताकि उसका सॉल्यूशन हम करें, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, ओके।